हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर भी रहे होंगे। तो आज हम एक नए और विशेष टॉपिक के साथ में चर्चा करते हैं और यह टॉपिक हमारे जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। अब दरअसल क्यों सबसे पहले हमें जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ना होता है या क्या जरूरत आन पड़ी है हमें जियोमॉर्फोलॉजी को सबसे पहले पढ़ने की, तो मैं थोड़ा सा जियोग्राफी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन से जो पिछली क्लासेस में हमने चर्चा की है उन्हीं के साथ में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्यों जरूरत आन पड़ी है कि आखिर हमें जियोमॉर्फोलॉजी से ही टॉपिक को क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। हम जिस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारा जियोग्राफी है, और इसी का ही अर्थ हम हिंदी में कहते हैं भूगोल। और आप लोग जानते हैं कि जियोग्राफी के लास्ट क्लासेस में जैसे हमने चर्चा की थी कि मुख्य रूप से दो प्रमुख ब्रांचें होती है। एक जिसे हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा जिसे हम कहते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए हम हिंदी में भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग करते हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए हम लोग मानव भूगोल शब्द का प्रयोग करते हैं। पहले तो इन दोनों भूगोलों में सबसे पहले आपको अंतर स्पष्ट करना आना चाहिए कि किसे हम फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं और किसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी के तौर पर जानते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी का क्या मतलब है, मानव भूगोल का क्या मतलब है, और दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, भौतिक भूगोल की बात करते हैं। भौतिक भूगोल दरअसल वह भूगोल है जो प्रकृति के द्वारा स्वयं उत्पन्न किया गया हो, यानी प्रकृति ने प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न जो भूगोल है, वो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न जो भूगोल है उससे बनाया, वो भूगोल क्या कहलाई हमारे पास में, फिजिकल ज्योग्राफी कहलाई, भौतिक भूगोल कहलाई। और इस फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे पार्ट है, जैसे आपने सुना होगा भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जो इको एनवायरनमेंट है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विज्ञान, तो वो सारे किसके पार्ट है, आपके इसी फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट है। और दूसरा वो भूगोल जिसने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मनुष्य ने अपनी इच्छाओं के अनुरूप जिसे परिवर्तित किया, वह भूगोल कौन सी है, दरअसल मानव भूगोल के रूप में जानी जाती है, ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में जानी जाती है। तो दोनों में बेसिकली यही सबसे बड़ा अंतर है कि प्राकृतिक जो कारक है, जो नेचुरल फैक्टर्स है, उसके द्वारा उत्पन्न भूगोल भौतिक भूगोल है, और जो मानव जनित कारणों के द्वारा उत्पन्न भूगोल है वो दरअसल कौन सी है आपके, तब आंसर होगा मानव भूगोल है। अब देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में जिस जिन सेगमेंट को हमें पढ़ना होता है, इसमें सबसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी है, और जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है भू आकृति विज्ञान। अब सबसे पहले मन में विचार आना चाहिए कि भू आकृति विज्ञान दरअसल कहते तो कहते किसे हैं, और इसी जियोमॉर्फोलॉजी के साथ में हमें टॉपिक को क्या करना है, स्टार्ट करना होता है। ठीक है, दूसरे सेगमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब है जलवायु विज्ञान। अगला रहेगा हमारे पास में ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी का मतलब है समुद्र विज्ञान। और नेक्स्ट रहेगा इको एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। पर्यावरण और पारिस्थितिकी जिसे हम कहते हैं। तो ये तमाम फैक्टर कौन से हैं, तब आंसर होगा ये तमाम फैक्टर आपके भौतिक भूगोल के पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट है। इन्हीं भौतिक भूगोल के जितने भी फैक्टर्स हैं, इन सब का प्रयोग करके मनुष्य ने जिस भूगोल को व्यवहारिक या सैद्धांतिक रूप में रिप्रेजेंट किया, वह भूगोल कौन सा है, मानव भूगोल है। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो राजनीतिक मुद्दों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये हमारी पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गई। ठीक है, एक पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी जनसंख्या भूगोल है। एक हमारे पास में सेटलमेंट ज्योग्राफी है। यानी कि बस्ती भूगोल है। एक हमारे पास में ट्रांसपोर्ट है।
ट्रांसपोर्ट का मतलब है परिवहन भूगोल है। एक हमारे पास में इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, यानी कि आपके उद्योग से संबंधित जितने भी मामले हैं वो इसी के अंतर्गत पड़ेंगे। एक इकोनॉमिकल ज्योग्राफी है, मतलब आर्थिक मुद्दों के बारे में जो भी चर्चा करेंगे वो इसी भूगोल के अंतर्गत करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं जो दरअसल कौन से भूगोल के हैं, अपने मानव भूगोल के अंतर्गत है। अब इन तमाम फैक्टर में से मैंने सबसे पहले कहा आपको कि आपको सबसे पहले जिस एक सेगमेंट को पढ़ना है वो दरअसल सेगमेंट कौन सा है, जियोमॉर्फोलॉजी है। अब इस जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, वो आकृति विज्ञान। तो अगले पेज में बड़ी अच्छी सी हेडिंग डालेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। अब मुझे थोड़ा सा ये समझ जाइएगा आप, या फिर आप सकता है समझदार हो, एक प्रकार के समझदार प्राणियों के तौर पर हो, तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसमें शब्द कितने हैं और क्या क्या शब्द है। तो देखिए, अगर हम वर्ड बात करें जियोमॉर्फोलॉजी की तो 3 शब्द है इसमें। और 3 शब्द कौन से हैं, एक शब्द है जियो, दूसरा शब्द है मॉर्फो और तीसरा है लॉजी। ठीक है, शब्द कितने हैं, 3 हैं। अब देखिए, इस जियो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आप लोग जानते हैं अर्थ ही होता है। अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। इस मॉर्फो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। स्थलाकृति। और तीसरा जो लोजी है, इस लोजी का अर्थ होता है स्टडी, अध्ययन। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर जो हमें स्टडी करनी है वो दरअसल लॉजिकल स्टडी करनी है। लॉजिकल स्टडी का मतलब है तार्किक अध्ययन करना है हमें। स्टडी कैसी करनी है, लॉजिकल स्टडी करनी है। अब अगर कोई हमें पूछे कि जियोमॉर्फोलॉजी शब्द में कितने शब्द हैं, 3 हैं। जियो है, मॉर्फो है, लोजी है। जियो का अर्थ है पृथ्वी, मॉर्फो का अर्थ है आपकी टोपोग्राफी, स्थलाकृति, और लोजी का अर्थ है आपके स्टडी। लेकिन स्टडी कैसी, तो यह अध्ययन आपके वैज्ञानिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, यानी दिस स्टडी शुड बी रिलेटेड साइंटिफिक एंड लॉजिकल। ठीक है, यह अध्ययन वैज्ञानिक और तार्किक होना चाहिए। अब सीधी सी भाषा में समझे कि हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़नी किन किन चीजों को है, या इस पूरे सेगमेंट के अंतर्गत हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। तो देखिए, सबसे पहले नाम से ही देखते चलिएगा, इसमें शब्दों के अर्थ को समझते हुए चलिएगा तो बाकी चीजों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमें पृथ्वी पर जितनी भी टोपोग्राफियां हैं, अब पृथ्वी का मतलब क्या है, अर्थ का मतलब क्या है, ना सिर्फ सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां पर अर्थ का मतलब हमें केवल सरफेस ऑफ द अर्थ नहीं है ना, एक तो है सरफेस ऑफ द अर्थ और दूसरा है इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब सरफेस ऑफ द अर्थ का क्या मतलब है, सीधा सा है पृथ्वी की सतह, और इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का मतलब है पृथ्वी की आंतरिक परतें। आंतरिक संरचना है, इन आंतरिक संरचनाओं से। तो इसमें दो चीजें हैं, एक है आपके सरफेस ऑफ द अर्थ और दूसरा आपका इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यानी कि हमारे पास में पृथ्वी की सतह पर कुछ स्थलाकृतियां होगी और कुछ पृथ्वी के भीतर हमारे पास में क्या होगी, स्थलाकृतियां होगी। इन तमाम स्थलाकृतियों का
यदि हम किसी के अंतर्गत वैज्ञानिक या तार्किक अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक और लॉजिकल स्टडी करते हैं, तो वो विषय हमारे लिए क्या कहलाता है? आंसर होगा वो विषय कहलाता है जियोमॉर्फोलॉजी, अर्थात भू आकृति विज्ञान। और इसी जियोमॉर्फोलॉजी को आप लोग साइंस की एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं जियोलॉजी, भूविज्ञान जिसे अपन कहते हैं, भूगर्भ शास्त्र विज्ञान के तौर पर जानते हैं। तो साइंस के जियोलॉजी में जो भी विषय वस्तु पढ़ी जाती है वह ज्योग्राफी के आपके जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ी जाती है। अर्थात यह पूरा का पूरा चैप्टर आपके साइंस के अकॉर्डिंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पर सबसे ज्यादा क्या देना होगा, ध्यान देना होगा। यदि आप कंसेप्चुअली मामलों के साथ में चलोगे तब आपको फैक्चुअल मामले यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर आती है, कहीं विद्यार्थी सब फैक्ट को रटने के लिए बैठते हैं, जबकि कंसेप्चुअली मामलों से वो क्या होते हैं, परे होते हैं, कंसेप्चुअली मामलों से वो दूर होते हैं, तब उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ पाती। तो सीधा सा मतलब है, सीधी सी परिभाषाओं में समझे, सीधे से अर्थ में यदि मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूँ तो मैं यही कहूंगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें साइंटिफिक और लॉजिकल स्टडी करनी है, यानी कि यहाँ पर आपको चीजों को रटना नहीं है। और फिर एक चीज कह देता हूं कि भूगोल के अंतर्गत एक चीज नोट करके लिख लीजिएगा कि भूगोल को रटना मना है। और मन में विचार आता होगा कि मान लिया रट लिया तो मैं कहूंगा कि रटते रटते शहीद हो जाओगे, लेकिन भूगोल समझ में नहीं आएगी। ठीक है, दोनों चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना। तीसरी चीज एक थोड़ी सी और है, जब भी आप बैठो तो अब आपके पास में एक ऑक्सफोर्ड का मैप होना चाहिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस होना चाहिए। और ये स्टूडेंट एटलस इसलिए ज्यादा जरूरी है, और मेरी मानो तो ये मीडियम में लाइएगा, वो है इंग्लिश मीडियम, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी मिस्टेक्स आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस पूरे सेगमेंट के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें शब्द आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, मैं लिख रहा हूं कहीं पर कोटोपैक्सी, और मैंने वहां पर मेंशन कर दिया कि यह एंडीज पर्वतीय क्षेत्र के इक्वाडोर में स्थित एक एक्टिव वॉल्केनो का उदाहरण है, एक सक्रिय ज्वालामुखी का क्या है, उदाहरण है। अब एक तो चीजें होती है रटो, और दूसरी चीज होती है कि उस लोकेशन को जाकर के क्या कर लो, मार्क कर लो, तब आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समझ में हो जाएगी। भाई अगर मान लो आपने किसी खूबसूरत लड़की का चेहरा देखा है, कभी भूलते हो क्या? मैं तो नहीं भूलता, हमारे साथ वाले सर भी नहीं भूलते। लेकिन अगर इसी एटलस को ऐसा खूबसूरत लड़की का चेहरा मान करके देखोगे तो चीजें एकदम क्या आ जाएगी, याद आ जाएगी, है ना। तो थोड़ी सी चीजें क्या रखिएगा, इसी तरीके से ध्यान रखना कि आपको चीजें पढ़नी क्या है और किस किस तरीके की चीजें पढ़नी है। अब मैंने कहा कि हमें यहाँ पर सबसे पहले एक शब्द आया है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब है स्थलाकृति। अब कौन कौन सी स्थलाकृतियों को दरअसल हमें यहाँ पर पढ़ना होता है, और उन स्थलाकृतियों की क्या क्या विशेषताएं होती है, किस किस प्रकार की स्थलाकृतियों को हमें यहाँ पर सीक्वेंस में देखने की जरूरत है, मैं उन तमाम स्थलाकृतियों के संदर्भ में आपको थोड़ी सी चर्चा करूंगा, ताकि जब जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे उसके बीच में उनके शब्द आएंगे आपके पास में। और यदि आप उन शब्दों के साथ में परिचित हो तब आपको बाकी दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे लेट्स एग्जांपल के तौर पे कहूँ, कहीं पर मैं आपको कहूंगा कि इस क्षेत्र में आपको मध्य महासागरीय कटक देखने को मिलते हैं, एंड इस क्षेत्र में आपको मिड ओशियनिक रिज देखने को मिलते हैं, तब मन में ये विचार आएगा कि ये मध्य महासागरीय कटक दरअसल है तो है क्या, ये मिड ओशियनिक रिज दरअसल है तो है क्या। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न उठ करके सामने आ जाएगा। तब मैं कहता हूँ आपको कि थोड़ा सा साइंटिफिकली रूप से यदि आपने इस चैप्टर को समझने का प्रयत्न किया तो ये मेरी लिखित गारंटी है, लिखित मतलब रिटन एविडेंस के तौर पे कह सकता हूँ कि आपको चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, समझ में आती रहेगी। अब हम किस किस स्थलाकृति के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले उनके बारे में नाम लिख लेते हैं, फिर उनका एक मैप समझते हैं, फिर उसको समझते हैं कि दरअसल ये चीजें है तो है क्या, और किस प्रकार की चीजें हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन को। इस माउंटेन का अर्थ होता है पर्वत। अब कहीं बार मान लो कि मैं लिखते समय वो फ्लो में क्या थोड़ा सा जियोमॉर्फोलॉजी में इंग्लिश शब्द आ जाएगा, तो मान लो अगर मैं कहीं पर माउंटेन्स लिख लूं, या फिर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में एमटीएस लिख लेता हूं। ठीक है, अगर मैप में भी कहीं पर आपको एमटीएस नजर आ जाए तो ये मत समझिएगा कि इस एमटीएस का मतलब क्या है, इस एमटीएस का अर्थ ही क्या है आपके पास में, माउंटेन्स है। माउंटेन्स का मतलब आपके पर्वतों के संदर्भ में है। नंबर दूसरे की यदि मैं बात करूं तो प्लेटू है। प्लेटू का मतलब होता है पठार है।
नंबर तीसरा है प्लेन है। प्लेन का मतलब होता है मैदान है। मैदानों से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ेंगे तब मिलेगा हमें कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मतलब है तटीय मैदान है। उसके बाद में आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब होता है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न तट। उसके बाद में नंबर 6 पर आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा कॉन्टिनेंटल स्लोप। एक थोड़ा सा कॉपी पेस्ट मार दो, बार बार लिखना ना पड़े। यहाँ पर है कॉन्टिनेंटल स्लोप, यानी कि जो महाद्वीपीय ढाल है कॉन्टिनेंटल स्लोप के संदर्भ में। के बाद में नंबर 7 पर यदि हम बात करें तो हमें मिलेगा कॉन्टिनेंटल राइज। और राइज का मतलब होता है उभार, यानी कि यहाँ पर हमें महाद्वीपीय उभार जैसी संरचनाएं देखने को मिलेगी। उसके बाद में नंबर 8 पर हम देखेंगे ओशियनिक बॉटम। हिंदी में बोलते हैं महासागरीय नीतल। ठीक है। और इसके बाद में नंबर 9 पर हम पढ़ेंगे मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज का मतलब होता है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक। और नंबर 10 पर हम पढ़ेंगे रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब होता है ब्रंश घाटी। और नंबर 11 हम पढ़ेंगे ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब होता है गर्त। ठीक है। तो हमें कुल मिलाकर के इस पूरे सेगमेंट के अंतर्गत मेजर 10 टोपोग्राफी की क्या करनी है, चर्चाएं करनी है। यानी मुख्य रूप से हमें 10 प्रकार की स्थलाकृतियों की क्या करनी है, चर्चाएं करनी है। और ये तमाम स्थलाकृतियां मैंने कहा जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ी जाएगी वो दरअसल हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, जियोमॉर्फोलॉजी है। यानी कि इस जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमें क्या पढ़नी है, स्थलाकृतियों का। अब ये स्थलाकृतियां कहाँ पर, तो कुछ स्थलाकृतियां पृथ्वी की सतह पर बनेगी, जबकि कुछ स्थलाकृतियां पृथ्वी की आंतरिक परतों में बनेगी। इन्हीं तमाम स्थलाकृतियों का यदि हमें वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन करने को मिल जाए तो यह जिस विषय के अंतर्गत तार्किक और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो यह विषय दरअसल हमारे लिए कौन सा हो जाता है। तब क्या आंसर होगा, यह विषय हमारे पास में आंसर होगा जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। या फिर जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत इसका वैज्ञानिक और साइंटिफिक हम लॉजिकल स्टडी के तौर पर करते भी है। तो ये चीज थोड़ी आपको यहाँ पर ध्यान रखने के लिए है कि दरअसल किस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें किन किन प्रकार की विषय वस्तुओं को साइंटिफिक और लॉजिकल रूप से पढ़ने की आवश्यकता होती है। तब हम कहेंगे कि इस जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमें इतने प्रकार के टोपोग्राफियों का वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन किया जाना क्या होता है, संभव भी होता है। ठीक है, एक चीज आपको थोड़ी सी यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात हो गई। अब हम एक एक स्थलाकृति के बारे में थोड़ा सा मैप बना करके अच्छे से रिप्रेजेंट करते हुए इन तमाम स्थलाकृतियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल यह वास्तविक स्थलाकृतियां है तो है क्या, और कैसे हम इन स्थलाकृतियों को साइंटिफिक रूप से स्टडी कर सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं, इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो देखिएगा एक एक स्थलाकृति पर हम बात करते हैं, फिर आगे की चर्चाएं हम करते रहें।
ये एक हल्का सा मैप ड्रॉ कर दिया हमने और इसी मैप के सहायता से हम कुछ चीजों को, कुछ विषय वस्तुओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास में है माउंटेन, का मतलब है पर्वत है। दूसरा है हमारे पास में प्लेटू है, प्लेटू का मतलब है पठार है। तीसरा है हमारे पास में प्लेन है, प्लेन का मतलब है मैदान है। फिर हमारे पास में है कोस्टल प्लेन है, मैं अलग कलर से मेंशन कर लेता हूँ। कोस्टल प्लेन का मतलब है तटीय मैदान है। इन कोस्टल प्लेन से जब भी हम आगे जाते हैं तब हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ दिखता है। ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। का मतलब है जो महाद्वीपीय मग्न तट है। महाद्वीपीय मग्न तट है। इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद में हमारे पास में आएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप है। कॉन्टिनेंटल स्लोप का मतलब है महाद्वीपीय ढाल। इसके बाद में हमारे पास में अगली संरचना आएगी कॉन्टिनेंटल राइज। राइज का मतलब है एक उभरी हुई जो संरचना हमें देखने को मिलती है, यह कॉन्टिनेंटल राइज वाला मामला है। यानी कि हम इसे कहेंगे कॉन्टिनेंटल राइज। यानी कि महाद्वीपीय उभार। कॉन्टिनेंटल राइज है, महाद्वीपीय उभार है। और इन महाद्वीपीय उभारों के बाद में ये जो आपको पूरा पार्ट देखने को मिल रहा है, इस पार्ट को हम यहाँ के बाद में जो पूरी की पूरी जो संरचना है वो दरअसल आपके जलमग्न है। जलमग्न का मतलब है पानी में क्या है, दरअसल ये पूरी की पूरी संपूर्ण संरचना आपके पानी में क्या है, समायोजित है। अब मन में दो चार प्रश्न उभर करके सामने आ रहे होंगे और आने भी चाहिए, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि यहाँ तक प्रश्न आएंगे तभी तो एग्जामिनेशंस में डाउट क्लियर होंगे। तो उन तमाम फैक्टर्स के संदर्भ में भी हम थोड़ी सी क्या कर लेंगे, यहाँ पर चर्चाएं कर लेंगे। और इस वाले पार्ट को हमने बोला ओशियनिक बॉटम। ओशियनिक बॉटम, महासागरीय नीतल, किस नाम से जाना है, महासागरीय नीतल के नाम से जाना है। ये जो दोनों संरचना है, ये वाली जो दोनों तमाम संरचना है, इन्हें कहा जाता है मिड ओशियनिक रिज। का सीधा सा मतलब है मध्य महासागरीय कटक। कटक है, मिड ओशियनिक रिज है। दो मिड ओशियनिक रिज के जो मध्य में स्थित पार्ट होता है इसे कहते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का मतलब है भ्रंश घाटी। और आगे जाकर के हम ये देखेंगे जब इस भ्रंश घाटी में दरारन, भ्रंशन या चटकन की प्रक्रिया होती है तो बनने वाली नई संरचना को लोग कहते हैं ट्रेंच, अर्थात गर्त के नाम से जानते हैं। बस ये 10-12 प्रकार की जो भी हमारे पास में टोपोग्राफी आए, इन तमाम टोपोग्राफियों को हमें क्या करना होता है, इनका वैज्ञानिक और तार्किक हमें अध्ययन करना होता है। और यही वैज्ञानिक या तार्किक अध्ययन दरअसल हमारे लिए क्या कहलाता है,
भूगोल के अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन कहलाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, राइज है, उसके बाद में ओशियनिक बॉटम है, मिड ओशियनिक रिज है, रिफ्ट वैली है, और आपके पास में ट्रेंच जैसी कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इन संरचनाओं के अंतर्गत यदि मैं बात करूं, थोड़ा सा अलग अलग प्रकार की विषय वस्तुओं पर मैं फोकस करना चाहूंगा। अब पहली बार आपका एक ध्यान यहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहूंगा मैं, जिन जिन टोपोग्राफियों की मैं बात कर रहा हूं उन पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देते हुए चर्चाएं देखिएगा। मैंने कहा कि दरअसल महाद्वीपीय जो उभार है, कॉन्टिनेंटल जो राइज है, इससे लेकर के ऊपर वाला तमाम हिस्सा, ठीक है, ये दरअसल एक प्रकार की महाद्वीपीय स्थलाकृति है। तो ये तमाम कैसी है? महाद्वीपीय स्थलाकृति है। एक चीज मैंने क्या बोली, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मैंने कहा माउंटेन हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन हो गया, कोस्टल प्लेन हो गया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज, ये यहाँ तक की जितनी प्रकार की स्थलाकृतियां हैं, ये तमाम महाद्वीपीय क्या है? स्थलाकृतियां हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैं इन तमाम स्थलाकृतियों के आगे, ये जितनी भी स्थलाकृतियां हैं, मैं इन तमाम स्थलाकृतियों के आगे, या फिर मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं नीचे, तो नीचे कर लेते हैं, और इस वाली स्थलाकृति को वहां लगा देते हैं। ठीक है, और ये जितनी भी मैंने कहा तमाम स्थलाकृतियां जो भी है, ये वाली यहाँ तक कंप्लीट स्थलाकृतियों की यदि हम बात करें, तो ये तमाम स्थलाकृतियां कैसी है? तब आंसर होगा यह कॉन्टिनेंटल टोपोग्राफी है। यानी कि महाद्वीपीय स्थलाकृति है। कैसी स्थलाकृति है? और जो भी महाद्वीपीय स्थलाकृति होगी, वह दरअसल ग्रेनाइट युक्त चट्टानी संरचनाओं से बनी होगी। ग्रेनाइट युक्त चट्टानी संरचना। ठीक है, तो यहां तक क्या समझा कि दरअसल ये सातों की सातों टोपोग्राफिया, सातों की सातों स्थलाकृति दरअसल महाद्वीपीय स्थलाकृति है, कॉन्टिनेंटल टोपोग्राफी है, और ये तमाम टोपोग्राफियां दरअसल ग्रेनाइट युक्त चट्टानी संरचनाओं से क्या है? बनी हुई है। और इस पर स्टार लगा दीजिए, क्योंकि दरअसल यह सवाल एग्जामिनेशंस में कई बार पूछा गया है। और देखिए, जहां से आपके साथी या आपके जितने भी सहयोगी गण हैं, उनकी सोच जहां पर समाप्त होती है, मेरा प्रयास रहेगा कि हम ज्योग्राफी में वहां से आपकी सोच को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ से सीधा पहला सवाल है कि जितनी भी महाद्वीपीय स्थलाकृतियां होती है, वो किस प्रकार की चट्टानी संरचनाओं के द्वारा निर्मित होती है? तब आंसर क्या होगा? तमाम महाद्वीपीय स्थलाकृतियां ग्रेनाइट युक्त चट्टानी संरचनाओं के द्वारा क्या होती है? निर्मित होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पर समझने का प्रयास किया हम। उसके बाद में आगे की बात करते हैं। इन ग्रेनाइट युक्त स्थलाकृतियों के नीचे ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, वह दरअसल स्ट्रक्चर आपका कैसा है? तो हम कहेंगे कि यह एक महासागरीय स्थलाकृतियां हैं। ये कैसी है? महासागरीय स्थलाकृति है। और अब अगर हम यहाँ पर देखें, तो इन तमाम महासागरीय स्थलाकृतियों के संदर्भ में, तो ये जितनी भी महासागरीय स्थलाकृतियां हैं, यह तमाम जिस रूप में जानी जाएगी, तो हम कहेंगे इसे ओशियनिक टोपोग्राफी है। यानी कि महासागरीय स्थलाकृतियां हैं।
और जितनी भी महासागरीय स्थलाकृति हैं वो, यहाँ पर तो ग्रेनाइट था तो यहाँ पर बेसाल्ट, युक्त चट्टानी संरचनाओं से क्या है, तमाम महासागरीय स्थलाकृतियां बेसाल्ट युक्त चट्टानी संरचनाओं के द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। यानी मैप में यदि यहाँ पर हम इस चीज को मेंशन करें कि महाद्वीपीय स्थलाकृतियां ग्रेनाइट से बनी होती है, ग्रेनाइट युक्त चट्टानों से निर्मित तब ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तमाम स्थलाकृतियां ग्रेनाइट युक्त चट्टानी संरचनाओं से निर्मित है। वहीं महासागरीय स्थलाकृतियां बेसाल्ट युक्त चट्टानी संरचनाओं से निर्मित है। ये थोड़ा सा चीजें क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और मैंने कहा कि यही कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सीधा सवाल पूछता है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, एग्जामिनर की सोच आपसे कहीं गुना ज्यादा परे होती है। एग्जामिनर ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारी चीजों में अटकाने का प्रयास करेगा। एग्जामिनर नहीं चाहता है कि दरअसल आप उस प्रकार से समझने का प्रयास करो जिस प्रकार से आप समझाना चाहते हो, बल्कि एग्जामिनर यह चाहेगा कि वो आपको चीजों में उलझाते हुए चीजों को पूछना पसंद करेगा जहां पर आपकी सोच इतनी गहरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहां तक चीजें थोड़ी सी आपको क्लियर होगी, पता चल गई कि मामला क्या है और किस तरीके का मामला आपको यहाँ पर देखने को मिला भी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एक एक टोपोग्राफी के संदर्भ में कि दरअसल कौन से टोपोग्राफी की क्या विशेषता है, किस प्रकार की इस टोपोग्राफी का महत्वपूर्ण योगदान है, तो थोड़ा सा उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला रहेगा हमारा माउंटेन के संदर्भ में, पर्वत के संदर्भ में। अब अगर कोई, देखिए मैं मैप में ही समझा देता हूँ, यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड करने का प्रयास नहीं करूंगा। वैसे आपके पास में रिटर्न नोट्स मिल जाएंगे आपको, तो वो दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं कि दरअसल आपको नोट्स बनाने की इतनी गहरी आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जहाँ तक हमें इल्म है हम आपको इसकी नोट्स की कॉपी प्रोवाइड करवा देंगे, तब कि आपको चीजें जो थ्योरी वाला मामला है वो दरअसल आपको इतना लिखना ना पड़े। ठीक है, अब देखिएगा पर्वत किसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि पर्वत जो भी होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वह स्थल खंड की वह स्थलाकृति है का आधार चौड़ा। तो देखिए ये माउंटेन्स है, इनके आधार हमें कैसे नजर आते हैं, चौड़े नजर आते हैं। इनके ढाल तीव्र जो स्लोप होते हैं वो दरअसल हमें कैसे नजर आते हैं, हाई नजर आते हैं, तीव्र नजर आते हैं। और इनका जो शीर्ष होता है वो पिन टाइप है, जो जेनिथ है वो पिन नुमा हमें देखने को मिलता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि स्थल खंड की वह स्थलाकृति जिसका आधार चौड़ा, ढाल तीव्र तथा शीर्ष नुकीला होता है, हम उसे क्या कहते हैं, पर्वतों के नाम से। यदि कोई हमें पूछे कि पठार क्या है, हम कहेंगे स्थल खंड की एक ऐसी स्थलाकृति जिसकी ऊंचाई पर्वतों से कम ऊंची, आधार जिसका क्या होता है, चौड़ा, ढाल कैसे होते हैं, मंद, लो होते हैं। यानी मतलब हम माउंटेन्स पर चढ़ाई करते हैं तो हमें थोड़ी सी तकलीफ आती है, जबकि यदि हम पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं तो तकलीफ आती है। वहीं पठारों पर चढ़ाई करते हैं तो हम माउंटेन्स की बजाय प्लेटू पर इजीली क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब निकला कि पठारों के ढाल हमेशा कैसे होते हैं, मंद होते हैं, लो होते हैं, जबकि इनका जो शीर्ष होता है, इनका जो ऊपरी भाग होता है वो समतल होता है, सपाट होता है, फ्लैट होता है। फिर है मैदान। तो मैदान दरअसल दो प्रकार के होते हैं। एक मैदान होता है जिसे हम कहते हैं समतल मैदान है। तो मैदानों के भी कितने प्रकार है, दो। दूसरा मैदान है उबड़ खाबड़, के लिए हम फ्लैट, और इसके लिए रगड़, प्लेन शब्द का भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जो समतल मैदान होते हैं वह दरअसल आपको पता ही होगा कि इस प्रकार का मैदानी स्ट्रक्चर, उपजाऊ मैदान होता है, सामान्यतः उपजाऊ है। लेकिन यदि यहाँ पर किसी कारणवश
कुछ भी संरचना में परिवर्तन हुआ मानवीय कारणों से या फिर प्राकृतिक कारणों से, तो मैदान के उपजाऊपन में क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिल जाएगी। और उबड़ खाबड़ मैदान सामान्य तौर पर ये अनुपजाऊ अनफर्टाइल लैंड होती है। कृषि के लिए इन मैदानी संरचनाओं का इतना उपयोग नहीं होता। सामान्य तौर पर हम इन्हें बीहड़ के नाम से जानते हैं। सामान्य तौर पर हम इन्हें उत्खात भूमि कहते हैं। हम इन्हें अवनलिका द्वारा अपर्दित भूमि, कंदरा भूमि के रूप में भी जानते हैं। ठीक है? उसके बाद में आपका तटीय मैदान है। वे मैदानी स्ट्रक्चर जो समुद्र के तट के समीप स्थित होते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? तटीय मैदानों के रूप में जानते हैं। कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है, महाद्वीपीय मग्न तट, तो तटीय मैदानों का वह भाग जो जल की अधिकता के कारण जलमग्न हो जाता है, जबकि जल समुद्री जल में कमी के कारण सतह पर आपको एक मैदानी स्ट्रक्चर के रूप में देखने को मिलता है। हम उन्हें क्या कहते हैं? मग्न तट कहते हैं। और यहाँ पर जल की गहराई क्या होती है? आपकी कम होती है। आगे हम ये और चर्चा करेंगे कि ऐसा मैदानी स्ट्रक्चर जहाँ पर जल की गहराई आपको कम नजर आती है, इस क्षेत्रों में आपके सबसे ज्यादा मछली का क्या होता है? उत्पादन होता है। फिश का जितना भी प्रोडक्शन है वो दरअसल आपको यहीं पर इसी मैदानी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता भी है। दरअसल यह स्थलाकृति महाद्वीप की है लेकिन स्थित महासागर में है। ठीक है? फिर दे देगा आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप है, महाद्वीपीय ढाल है। तो जैसे ही आप मग्न तटों से आगे गहराई की तरफ जाते हैं तब आपको एक अचानक तीव्र ढाल देखने को मिलता है। उसी तीव्र ढाल को हम कॉन्टिनेंटल स्लोप के नाम से जानते हैं। और इस कॉन्टिनेंटल स्लोप के पश्चात आपको कुछ उभरी हुई संरचना देखने को मिलती है जिसे हम कॉन्टिनेंटल राइज के तौर पर जानते हैं। फिर आपको एक पूरा का पूरा महासागरों के बेसिन वाला भाग नजर आता है, ओशियनिक बेसिन वाला भाग नजर आता है। इस ओशियनिक बेसिन के लिए हम दरअसल ओशियनिक बॉटम शब्द का प्रयोग करते हैं, महासागरीय नीतल शब्द का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। एक आपको ऐसे कुछ माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, पर्वतीय संरचनाएं आपको देखने को मिलती है जो आइलैंड्स के रूप में आपको बाहर नजर आ रहा है। जैसे ये मान लीजिए समुद्र है जहाँ पर पानी में डूबा हुआ है, और इस समुद्र के ऊपर यदि हम बात करें तो ये आपको आइलैंड्स के रूप में थोड़ा सा बाहर उभरी हुई संरचना देखने को मिलती है। इस उभरी हुई संरचना के लिए हम मध्य महासागरीय कटकों का प्रयोग करते हैं, मिड ओशियनिक रिज का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक चीजें कंप्लीट है। और इन दो मिड ओशियनिक रिज के बीच में जो भाग होता है हम उसे रिफ्ट वैली कहते हैं, अर्थात हम इसे भ्रंश घाटी कहते हैं। और जब इसी भ्रंश घाटी में दरारन, भ्रंशन या चटकन की प्रक्रिया होती है तो बनने वाली नई संरचना को हम लोग ट्रेंच कहते हैं। बनने वाली नई संरचना को हम लोग गर्त के नाम से जानते भी हैं। और ऐसे ही गर्त आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे प्यूर्टो रिको गर्त है, मेरियाना गर्त है और सुंडाया जावा गर्त है। तो ये बहुत सारे आपके, या फिर जापान ट्रेंच है, कुरिल ट्रेंच है, एल्यूशन ट्रेंच है, ऐसे बहुत सारे ट्रेंच देखने को मिलते हैं। लेकिन ये प्रमुख आपको पता होना चाहिए कि दरअसल गर्त कहते तो कहते किसे। ठीक है? तो यहाँ तक चीजें आई होप आपको कंप्लीट समझ में आ चुकी हो कि मध्य महासागरीय कटक किसे कहते हैं, दरअसल रिफ्ट वैली किसे कहते हैं, ब्रंश घाटी किसे। अब थोड़ा सा एक चीज और मैं यहाँ पर जो आपको समझाना चाहता हूँ, के बाद में हम आज के इस सेशन को या आज का जो हमारा ये सेगमेंट वाला मामला है, ये दरअसल जियोमॉर्फोलॉजी का स्टार्टिंग बेसिक पार्ट था। इसे हम क्या करेंगे? थोड़ा सा समाप्त करेंगे। लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं आपको इजीली मोमेंट के साथ में समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे और किस प्रकार की विषय वस्तुओं पर आपको ज्यादा जोर देने की क्या की जरूरत रहेगी। तो देखिएगा, मैं कहता हूं कि दो मध्य महासागरीय जो कटक होते हैं, दो मिड ओशियनिक जो रिज होते हैं, उन दो मिड ओशियनिक रिज के बीच वाले भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। जैसे आपने रोड पर चलते हुए आपने स्पीड ब्रेकर देखे होंगे, मान लो एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, और उन स्पीड ब्रेकर में कुछ भाग उभरा हुआ होता है, कुछ भाग धसा हुआ होता है। जो उभरा हुआ भाग है उसे आप कह दो मिड ओशियनिक रिज, और जो धसा हुआ भाग है उसे आप कह दो रिफ्ट वैली कह दो। और प्योर भूगोल की भाषा में इसे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है? एक को क्या बोलते हैं? उभरे हुए भाग को एंटीक्लाइन, धसे हुए भाग को हम लोग क्या कहते हैं? सिंक्लाइन के नाम से जानते भी हैं। और जब इस सिंक्लाइन वाले भाग में घर्षण, चटकन या दरारन की प्रक्रिया होती है तो इसके द्वारा बनने वाली नई संरचना को हम लोग ट्रेंच कहते हैं, गर्त कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको 2-3 क्वेश्चंस थे कि आपको ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस क्या हो चुके होंगे? समझ में आ चुके होंगे। तो ये दरअसल जियोमॉर्फोलॉजी का हमारा पहला सेगमेंट था, और जियोमॉर्फोलॉजी की हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाली क्लासेस थी। और इसके बाद में हम लगातार जियोमॉर्फोलॉजी के चैप्टरों को आगे बढ़ाते हुए प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि दरअसल जियोमॉर्फोलॉजी उतना आसान है
कितना आप सोचने का प्रयास करके बैठे। तो थोड़ा सा चिल रहिएगा, थोड़ा सा फ्रेश रहिएगा, थोड़ी सी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड की बजाय थोड़ी सी चीज़ों को साइंटिफिक रूप से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, चीज़ें बहुत सारी आसान हो जाए। ठीक है, तो आज की इस क्लास के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।